Hello everyone, welcome to my channel. So today we are discuss about revaluation account. So revaluation account बनता क्यों है? Revaluation account तब बनता है जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है एंड फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारा 4 केस में होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है एंड एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर एंड डेथ ऑफ द पार्टनर. सो टुडे वी डिस्कस रिवैल्यूएशन इन एडमिशन. एडमिशन में रिवैल्यूएशन क्यों बनता है? जब किसी नए पार्टनर की एंट्री होती है, उसकी एंटर होने से पहले ओल्ड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करते हैं. डिस्कस फॉर्मेट विद एग्जांपल. तो यहाँ बैलेंस शीट दे रखी है और ए बी आर पार्टनर्स. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू प्रॉफिट शेयरिंग से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3. दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर एंड ये एडजस्टमेंट दे रखी है, ये हमें रिवैल्यूएशन में मेंशन करनी है. ये रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट. क्रेडिट साइड एसेट्स प्लस होती है, लायबिलिटी माइनस होती है. डेबिट साइड लायबिलिटी प्लस होती है, एसेट माइनस होता है. डेबिट में लायबिलिटीज इंक्रीज होती है एंड एसेट डिक्रीज होते हैं एंड क्रेडिट में एसेट इंक्रीज होती है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है. The value of stock and plant and machinery were reduced by 10%. वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी रिड्यूस हुए 10% से, तो ये एसेट है रिड्यूस हुए, तो ये आएगी डेबिट साइड, क्योंकि एसेट जब रिड्यूस होते हैं तो आते हैं डेबिट साइड. वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर रिड्यूस बाय 10%. तो पहले स्टॉक की वैल्यू थी 20,000 एंड प्लांट मशीनरी की 35,000, तो इनको 10% रिड्यूस करना है, तो ये डेबिट साइड आएगा, क्योंकि जब एसेट्स रिड्यूस होती हैं तो वो डेबिट साइड आती है. तो स्टॉक आ गया 2000 एंड प्लांट मशीनरी आ गया 35. दैट द प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन हमेशा सन्ड्री डेटर्स के ऊपर बनाया जाता है, तो हम 9700 का 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे ले लेंगे. थर्ड आ गई हमारी दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. जो हमारी बिल्डिंग है ये 20% अप्रिशिएटेड हो गई, मतलब बढ़ गई है. एसेट जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड आती है. तो लास्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹14,100 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट. ये हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट, ये हमारी बैलेंस शीट में नहीं दे रखी थी, तो ये अनरिकॉर्डेड हुई. बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आएगी तो ये प्रॉफिट है, अगर क्रेडिट में आएगी तो ये लॉस है, और ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर अगर रेशियो गिवन है, जैसे कि यहाँ गिवन है, तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अगर रेशियो नहीं गिवन है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया. थैंक यू. हेलो गाइस, राधे राधे. मैं मुस्कान रावत, एज यूजुअल योर क्लासमेट. आज हम पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन मतलब पहले ही पता लग रहा है, डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व करना. इसको हम और नामों से भी जानते हैं, सोल्ड आउट, वेंडिंग अप, फिनिश, कंप्लीटली पुश और लॉक आउट. लॉक आउट मतलब वो नहीं लॉकडाउन कर देना, नहीं, लॉक आउट करना. और इसमें हमें दो चीज़ दी रहती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर. डिसोल्यूशन हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बट मैं इसको दोनों तरीके से बता देती हूँ कि आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे. ये क्वेश्चन हमें 4-5 नंबर में आता है, इसके एमसीक्यूज भी ज़्यादातर आते हैं, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज ना ही हो तो कोई ठीक ही है. और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व करना, मतलब ख़त्म करना. इसका तो यही मतलब बन रहा है कि पार्टनरशिप भी ख़त्म हो रही है. इस ख़त्म होना वो नहीं कि मतलब वैसे वाला ऊपर चला गया या कुछ ऐसा वाला ख़त्म नहीं है वो. इसमें यह है कि इसका एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, या मतलब पार्टनर्स में कोई अनबन हो गई है, लड़ाई वड़ाई हो गई है, जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है उसका, तो इसलिए उसने मतलब पार्टनरशिप बंद कर दी है. और पार्टनरशिप फॉर्म मतलब ये है कि अभी हमने पार्टनर्स का बताया है, क्योंकि पार्टनर्स खत्म हो चुके हैं, इसका यही मतलब है कि
हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है वो भी हमारी मतलब बंद हो रही है। और इसमें हम दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। लायबिलिटी को जो लायबिलिटी है उसको पेड ऑफ करते हैं और जो एसेट है उसको सोल्ड ऑफ करते हैं। इसमें हमें 3 पार्टीज दी होती है। पार्टीज वही जो मंथली हो या मतलब वो एनुअल पार्टी या कुछ भी पार्टी, पैसे वाली पार्टी नहीं है, ऐसा हम पर्सन के हिसाब से ये पार्टी बोल रहे हैं। इसमें हमें 3 पार्टी गिवन होती है, फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी हमारी फर्म है, सेकेंड पार्टी हमारी पार्टनर्स है और थर्ड पार्टी हमारा आउटसाइडर है। फर्स्ट पार्टी फॉर्म मतलब फॉर्म तो फॉर्म ही है, पार्टनर पार्टनर है। आउटसाइडर में हमें देता है जैसे कि जो हमारे पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। अब जैसे बोल सकते हैं कि इसमें इसका नाम बोलते हैं हम राम, श्याम और मोहन। इसमें ये हमारे 3 पार्टनर्स हैं। तो ये अभी हमारे फॉर्म के अंदर आते हैं, ये पार्टनर्स हैं। ये हमारे ये सेकेंड पार्टी है, ये फॉर्म के अंदर आते हैं उस चीज में। थर्ड पार्टी हम बोल सकते हैं कि इसकी वाइफ होगी या इसका कोई भाई हो गया या मतलब कोई आउटसाइडर, उसको बोला जाता है। हम ये नहीं कि उसमें जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज उनको भी हम फॉर्म के अंदर बोलेंगे, उनको फॉर्म के बाहर नहीं बोलेंगे। हाँ, उसमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके कोई रिलेटिव्स हैं उनको भी हम फॉर्म के बाहर वाले मतलब आउटसाइड ही बोलेंगे। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो हम क्यों और किस कारण से वो होता है। अब हम इसमें ये पता करेंगे कि इसमें हम मतलब किस कारण से हम क्या कहते हैं, किस कारण से हम ये करते हैं, क्यों होता है। फर्स्ट है हमारा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर्स हैं अगर वो एग्रीड हैं तभी हम कर सकते हैं। इसमें ये जैसे कि हमने दे रखे हैं अभी 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर मतलब 3 पार्टनर में से भी अगर कोई एक भी अगर एग्री नहीं होता है तो हम वो फॉर्म बंद नहीं कर सकते हैं, वो तीनों के एग्री से होगा। सेकेंड है बाय नोटिस। पार्टनरशिप एक्ट विल बी सेक्शन 43 में। और ये पार्टनरशिप जो हम क्या कहते हैं बाय नोटिस कर रहे हैं उसमें हमें रिटर्न होना चाहिए, ये ओरली नहीं होता है, इसको खासकर हम रिटर्न ही करते हैं। हमारा बाय कोड जो हमें मतलब कोर्ट से आता है। और फोर्थ है हमारा मिस हैपनिंग मतलब डेथ होना या इंसल्ट मतलब उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो जानी, ये होता है। और ये हमारी इसकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हमारे पास ये सब चीज़ें आती है। क्रेडिटर्स, ये हमारा क्रेडिटर्स, लोन्स, पेबल और एस5। और सेकेंड दूसरी तरफ मैंने लिखा है कैश, स्टॉक, लैंड और बिल्डिंग। अब हमें ये देखना है, इसमें ये होता है कि जो ये लायबिलिटी साइड है इसमें जो हमें एसेट दी है इसका मतलब ये है कि इसमें हमें वो एसेट लेनी पड़ती है जो हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस एसेट को लेते हैं। कैश है तो कैश ही है, उसमें तो क्या ही है, वो वाली बात नहीं होगी कि जैसे अभी हमारे अभी बीच में 2000 की नोट बंद हो चुकी है, तो ये नहीं है कि 2000 की नोट बंद होगी तो हम 500 में कन्वर्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बैंक में है ही ना, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। स्टॉक है वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, लैंड है वो भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है और बिल्डिंग है वो भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसमें इस साइड में हमारा क्रेडिटर, लोन्स, बिल्स पेबल और ये है, ये हमारे आउटसाइडर है। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था जो आउटसाइडर है उनके पैसे हमें देने पड़ जाते हैं। इसमें अभी मैंने ये 3 चीज़ें जो दी है, इन तीनों का तो चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। एज लोन की वाइफ है वो हमारी आउटसाइडर है। आउटसाइडर को हमें पैसे देने पड़ जाते हैं। अभी हम जैसे ये है कि इन तीनों का तो हमने पैसा कोई बात नहीं तो हम दे देंगे, बट ये देखो ना अगर इसका पैसा हमने नहीं दिया तो फिर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक ही वाइफ है, अब हम इसमें वो नहीं कर सकते कि नहीं इसको पैसे नहीं देने। इनको तो फिर भी हम जैसे तैसे बोल देंगे कि भाई हम 3 महीने में, 4 महीने, 5 महीने में, साल भर में भी दे देंगे, कोई बात नहीं। बट ये नहीं मानेगी, बिल्कुल भी नहीं मानेगी। अब हमारे पास ये है तो ये जो 3 चीजें हैं उसको सॉल्व आउट करते हैं, उसको रिकवरी अकाउंट भी बोलते हैं। और रिकवरी के साथ साथ इसको ही हम रियलाइजेशन अकाउंट भी कहते हैं। रियलाइजेशन हमारा इसमें जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है उसमें हमारा जो
रूल है वो है हमारा नॉमिनल। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये आज की वीडियो है। इसके आगे का जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो मेरे साथ के जितने भी क्लासमेट्स हैं उनकी वीडियोस इसमें आ चुकी है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी। इसलिए थैंक यू, आप भी सब सेफ रहिए और थैंक यू। एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स। तो ये नॉमिनल नेचर का होता है। और ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। और इसके डेबिट साइड मतलब ऑल एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड इनकम आती है। ठीक है, तो इसमें मतलब आईओसी जो होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। और ये मतलब अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो ये आपको बता रही थी आईओसी के बारे में। तो आईओसी जो होता है वो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो उसी हिसाब से बटेगा। बट अगर उसके बाद आती है सैलरी, तो सैलरी भी फर्म के लिए एक्सपेंस होती है। और कमीशन, रिजर्व ये फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। फिर हम आते हैं क्रेडिट साइड। तो ये बाय नेट प्रॉफिट ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। और आईओटी फर्म की इनकम होती है। तो ये भी मतलब पार्टनर्स में बढ़ जाती है। और फिर लास्ट में जो भी प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं आपको अभी सैलरी के बारे में बताती हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको, अगर सैलरी आपकी गिवन होगी पर मंथ के हिसाब से, वो 24,000 आ जाएगी। और अगर आपको गिवन होगी क्वार्टर के हिसाब से तो इंटू 4 से हो जाता है। अगर क्वार्टर के हिसाब से होती है और अगर पर मंथ के हिसाब से होती है तो 12 होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच। Today we are going to study trial balance. It is a statement prepared with the debit and credit balance of the ledger accounts. It is prepared to detect any mathematical errors that have occurred in the double entry accounting system. For example, sundry debtors which are asset in nature will come in debit balance, sundry creditors which are liability in nature will come in credit balance, and purchases which are expense in nature will come in debit balance, and the sales which are revenue in nature will come in credit balance. And the balancing figure will be known as suspense account. Thanks for watching. Hey guys, welcome to this channel। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। जो प्रॉफिट आता है पी&एल में वो हम पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम सीखेंगे। तो इस फॉर्मेट को हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसका नेचर होता है नॉमिनल। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन होती है। और ये क्रेडिट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एक्सपेंस हैं वो डेबिट साइड आएंगे और जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट साइड आएंगी। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में नेट प्रॉफिट लिखेंगे। और नेट प्रॉफिट हमेशा हमें ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा। और आईओडी हम हमेशा डेट के हिसाब से लेंगे। अगर डेट दी है तो उसके हिसाब से, अगर नहीं दी है बाय डिफॉल्ट हम 6/12 लेंगे। और आईओसी हमारा 6% लगता है। क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है कितने परसेंट लगाना है। सैलरी हम पार्टनर्स को किसी एक को भी मिलती है, किसी दोनों को भी मिलती है। तो सैलरी में 2 टाइप से भी दी होगी, पर मंथ और पर क्वार्टर के हिसाब से। तो हमें इसे पूरे साल का बनाने के लिए और मंथली, अगर सैलरी मंथली दी है तो उसे पूरे साल का बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज 2000 सैलरी है पर मंथ, तो इसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर सैलरी पर क्वार्टर दी है तो इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो
सैलरी हम यहाँ पे लिखेंगे। आईओसी, अगर आईओसी हमें क्वेश्चन में रेट दिया होगा तो उसके हिसाब से देंगे, अगर नहीं दिया है तो हम आईओसी भी नहीं लेंगे। कमीशन दो टाइप से होती है, बिफोर और आफ्टर। अगर क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग दिया है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा P इंटू आर अपॉन 100। अगर आफ्टर दिया है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा P इंटू आर अपॉन 100 प्लस आर। P का मतलब प्रिंसिपल यानी कि पूरा अमाउंट कमीशन का, और रेट हमें दिया होता है। रिजर्व क्या होता है? हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो हम तो हमारी बैलेंसिंग फिगर अगर इस साइड आ रही है तो प्रॉफिट होगा, अगर इस साइड आ रही है तो लॉस होगा। तो यही था हमारा P&L प्रिपरेशन। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो नए पार्टनर के शेयर के लिए पुराने पार्टनर को ना कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर करते हैं, यानी कि उसको दे देते हैं। अब बात करते हैं इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फर्म में दो पार्टनर हैं, ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। तो ओल्ड शेयर है उनका 3:2, इसको बोलेंगे ओल्ड शेयर। नए पार्टनर जब फर्म में एंटर हुआ तो इन तीनों की रेशियो हो गई 3:2:1, इसको बोलेंगे न्यू रेशियो। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले में डालेंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सबसे पहले हम ओल्ड शेयर लेंगे। ओल्ड शेयर ए का था 3 और नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आता है। फिर एलसीएम बी, एलसीएम इसका न्यू रेशियो लेंगे। न्यू रेशियो इसका 3 है और इसका टोटल 6 है। अब फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। एलसीएम लेंगे। सॉल्व करने के बाद इनकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आती है वो आती है 3:2। अब हम बात करते हैं गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो क्या होता है? जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है पार्टनर से तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होता है वो उसका कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्वायर कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसे कैलकुलेट हम एग्जाम्पल के थ्रू से करते हैं। सबसे पहले रिटायरमेंट फर्म, तो हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर शुरू करते हैं। सबसे पहले ओल्ड शेयर थी पार्टनर की 5:3:2। जब ये पार्टनर ए रिटायर हो गया तब इनकी जो न्यू रेशियो होगी वो होगी 3:2। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे न्यू रेशियो। अब फॉर्मूला के रखने के बाद फॉर्मूला में रखने के बाद सबसे पहले हम बी का शेयर देखेंगे। बी का शेयर यहाँ पे 3 है और इसका टोटल 5 है। डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आएगा। सॉल्व करने के बाद इनकी जो गेनिंग रेशियो होती है वो होती है 3:2। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन क्या होता है? जब हम अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन बाय एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन का जो नेचर होता है वो नॉमिनल होता है। डेबिट ऑन लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इस साइड आएगा और एसेट डिक्रीज हो रहा है डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड प्लस माइनस का। एसेट इंक्रीज होएगा तो क्रेडिट साइड आएगा, लायबिलिटी डिक्रीज होएगी तो क्रेडिट साइड आएगा। एसेट डिक्रीज होएगा तो डेबिट साइड आएगा, लायबिलिटी इंक्रीज होएगी
लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी तो डेबिट साइड आएगा। चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जो चीज़ बैलेंस शीट में होती है वो तो आप इंक्रीज और डिक्रीज करके यहाँ पर लिख सकते हो। जो आपकी एडजस्टमेंट में गिवन होती है अनरिकॉर्डेड एसेट वो क्रेडिट साइड आती है और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वो डेबिट साइड आती है। चलिए मैं आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताती हूँ। प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड आएगा और लॉस होगा तो क्रेडिट साइड आएगा। और ये पार्टनर्स में पीसीए में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। या तो पीएसआर के अकॉर्डिंग या फिर इक्वली इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थैंक यू। सो हेलो और वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है शास्त्री ट्यूटोरियल्स। एंड आप शास्त्री ट्यूटोरियल्स के नाम से ये मत समझना कि सर पढ़ाते हैं और आज मैं दिख रही हूँ, क्योंकि मैं सर की स्टूडेंट हूँ और हमारी भी प्रैक्टिस चल रही है। सो आज हम करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमेशा साल के एंड में बनता है। और इसमें जितनी भी चीज़ें फर्म हमको देता है, जैसे सैलरी हो गई, रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो सारा का सारा डेबिट साइड में आता है। जितनी चीज़ें फर्म हमसे लेता है, जो नेट प्रॉफिट हो गया, ड्राइंग्स हो गई, वो सारी चीज़ें क्रेडिट साइड में आती हैं। तो ये फॉर्मेट जो है ये आता है 6 नंबर पे या 3 नंबर पे। अगर 6 नंबर पे आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लग काम कर गया। नहीं तो 3 नंबर, बोर्ड में तो नंबर एक नंबर भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए ये फॉर्मेट आना ज़रूरी है। और अगर इस फॉर्मेट को याद करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम किसी एक चीज़ को याद कर लें ताकि हमारे लिए दूसरी चीज़ आसान हो जाए। तो इसीलिए अगर इसको याद करने की ट्रिक चाहिए तो आप P&L अकाउंट हमेशा आता है 6 to 3 नंबर के बीच में। 6 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, इसके बीच के नंबर का आएगा। तो लग काम कर गया तो आ जाएगा 6 नंबर पे, नहीं 3 नंबर पे आए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इस अकाउंट को अच्छे से समझना, और इस अकाउंट को समझने के लिए, हर अकाउंट को समझने के लिए होता है कि हमें एक साइड पता चल जाए ताकि हमारे लिए दूसरी साइड इजी हो जाए। तो हम इसकी डेबिट साइड सीखेंगे ताकि हम क्रेडिट साइड आसानी से सीख जाएं। फर्स्ट फॉर्मूला तो यही है इसका कि जितनी भी चीज़ें फर्म हमें देगा वो सारी चीज़ें डेबिट साइड में आएगी, जितनी चीज़ें हमसे लेगा वो क्रेडिट साइड में आएगी। इसके बाद भी अगर एक ट्रिक चाहिए तो आप ये याद कर सकते हैं, क्रिस का मतलब है, C का मतलब है कमीशन, R का मतलब है रिजर्व, I का मतलब है IOC, S का मतलब है सैलरी। सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, ये वर्ड याद रखोगे आपको बाकी चीज़ें याद आ जाएगी। और ये सारी की सारी चीज़ें डेबिट में आती है, क्योंकि सैलरी भी फर्म हमें देता है, कमीशन भी फर्म हमें देता है, रिजर्व भी उसे रखना पड़ता है, और जो बाद में प्रॉफिट बचता है वो दोनों पार्टनर को ट्रांसफर कर देता है। थैंक यू। गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन होता क्या है? डिसॉल्यूशन का मतलब होता है फर्म को डिसॉल्व कर देना, शट डाउन, वाइंडिंग अप, फिनिश, completely क्लोज। डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब हमारे A-B-C पार्टनर्स है, अगर ये तीनों एग्री है फर्म को बंद करने के लिए तो वो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट से बंद कर सकते हैं। बाय नोटिस कंटिन्यूअस लॉस हैपनिंग। बैलेंस शीट हमें दी गई होगी। अब फर्म तो बंद हो रही है तो ये स्टॉक, मशीनरी, लैंड और फर्नीचर तो किसी काम का नहीं है। ये जो हमारे ये हैं क्रेडिटर्स, इन्हें तो पेड ऑफ करना ही पड़ेगा। तो हमारा स्टॉक है, स्टॉक को बेच के हम इन्हें पेड ऑफ कर। मशीनरी, लैंड, फर्नीचर विच आर इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, उन एसेट्स को पेड ऑफ करके, नहीं सोल्ड ऑफ करके इन्हें पेड ऑफ कर सकते हैं। ये सारी एसेट्स हमारी यहाँ जाती है और ये सारी यहाँ जाती है। फर्स्ट पर्सन होते हैं फर्म, सेकंड पर्सन होते हैं पार्टनर्स, थर्ड पर्सन होते हैं आउटसाइडर्स। थैंक यू। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता ही 100% श्योर है। तो पहले हम ओवर सब्सक्रिप्शन से पहले हम शेयर की थोड़ी सी शेयर की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। शेयर क्या होता है? हर कंपनी
ग्रोथ के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है, और अगर वो अपने बल्ले से लगाए तो ये कुछ ज़्यादा सही नहीं है। और कंपनी की अगर गुडविल अच्छी है तो मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करती है, और जो पब्लिक है उसकी गुडविल अच्छी है, ऑब्वियसली बात है कंपनी की गुडविल अच्छी है इसीलिए वो शेयर्स को इशू कर रहा है। उनकी गुडविल अच्छी होती है और उसको फंड्स की जरूरत होती है, तो जो कंपनी है वो मार्केट में शेयर्स को इशू करती है। यानी कि कंपनी जो अपनी टोटल कैपिटल को छोटे छोटे डेनोमिनेशंस में बांटती है, जिसको हम बोलते हैं शेयर्स, और जो पब्लिक उन शेयर्स को खरीदती है उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स, और इन रिटर्न उनको उसके बदले क्या मिलता है, डिविडेंड। तो अब आते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ओवर सब्सक्रिप्शन का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज एक कंपनी है ABC लिमिटेड, जिसने इशू किए 10,000 शेयर्स। अब कंपनी की गुडविल इतनी ज्यादा अच्छी है कि उसको जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो 12,000 शेयर की। और सब्सक्रिप्शन का केस, यानी कि जब जो कंपनी है इशू करेगी 10,000 शेयर, लेकिन उससे बदले उसको ज्यादा रिसीव्ड हो रही है। ओवर सब्सक्रिप्शन है, यानी कि जो इशू 10,000 करे, रिसीव 12,000, यानी कि जो 2,000 शेयर्स आपके पास एक्सेस है उनके 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। 3 ऑल्टरनेटिव्स यानी कि फर्स्ट जो एक्सेस शेयर्स हैं आप उनको रिफंड कर दोगे। फॉर एग्जांपल आप एक शॉपकीपर के पास गए, वहां से आपने चॉकलेट खरीदी और आपके पास 20 रुपए का नोट था, आपने 10 रुपए की चॉकलेट खरीदी, तो आप क्या करोगे, उसको 20 का नोट दोगे और वो 10 रुपए आपको वापस करेगा। सेम जो आपके 2,000 एक्सेस शेयर्स हैं आपको वापस कर दोगे, रिफंड कर दोगे। नंबर 2, फर्दर एडजस्टेड। सेम वही एग्जांपल लेते हैं। आप गए शॉपकीपर के पास, सुबह का टाइम है और आपकी जो शॉपकीपर से जान पहचान गया, आपने 10 रुपए की चॉकलेट दी और 20 रुपए का नोट दिया, तो जो वो आपको क्या करे, उसके पास 10 रुपीज चेंज नहीं थे, उसने कहा ठीक है भाई जान पहचान है तो फर्दर एडजस्ट कर लेंगे। सेम वही 2,000 के जो आपके शेयर्स है उसको आप फर्दर एडजस्ट करोगे, और ऑब्वियसली बात है ये एप्लीकेशन पे आया है तो आप इसको कहाँ एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट पे। थर्ड ऑल्टरनेटिव है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 एंड केस 2, यानी कि कुछ पैसा वापस कर दिया और कुछ पैसे को एडजस्ट कर दिया। तो जो थर्ड ऑल्टरनेटिव है कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 एंड केस 2, यानी कि कुछ पैसा जो है रिफंड कर दोगे और कुछ पैसा फर्दर एडजस्ट कर दोगे। रिफंड फुली और फर्दर एडजस्टेड, केस नंबर 3। तो अब हम जर्नल्स की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने जर्नल्स पहले से ही लिखी हुई है, प्लीज आप इसको फॉर्मेट में लिखें, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। केस नंबर 1 है, यानी कि रिफंड फुली, जो भी 2,000 एक्सेस शेयर है उसको रिफंड कर दिए। तो पहले इसकी जर्नल बनेगी, एप्लीकेशन रिसीव हो रही है इसलिए बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, और ये 12,000 शेयर्स आपको रिसीव्ड हुए हैं, और एप्लीकेशन यानी कि 5 रुपीज के हिसाब से। सो नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो एप्लीकेशन का पैसा है वो कैपिटल को बढ़ा रहा है, इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बाकी जो यहाँ पर 2,000 एक्सेस शेयर है वो आपको रिफंड करना है। हमेशा शेयर कैपिटल में उतना ही आएगा जितने आपने इशू करे हैं, यानी कि 10,000 और एप्लीकेशन मनी के हिसाब से 5। और यहाँ पर तो 60,000 है ही। अब जो डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस है ये सेम तो नहीं आ रहा, तो इसलिए हमें फर्स्ट केस है, यानी कि जो 2,000 से आपके एक्सेस शेयर है वो आपको रिफंड करना है, तो आप करोगे टू बैंक। जब पैसा आता है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो यहाँ से हम पैसा वापस कर रहे हैं इसलिए टू बैंक अकाउंट, बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। 2,000 के एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी के हिसाब से 10,000। तो ये है हमारा केस नंबर 1, जिसमें हमने जो एक्सेस शेयर है वो रिफंड कर दिया। केस नंबर 2 है फर्दर एडजस्टेड। तो पहली एंट्री तो बिल्कुल सेम बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 12,000 का 5 रुपीज के हिसाब से हमारे पास 60,000 रुपीज आ गया। अब इसमें हमें वापस ना करके उसको फर्दर एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जो 60,000 ऑलरेडी है, और शेयर कैपिटल में आप 10,000 ही लोगे क्योंकि इतने आपने इशू करे, जो बाकी के 2,000 एक्सेस शेयर है उनको आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। तो उसकी एंट्री बनेगी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो 2,000 के एक्सेस शेयर है एप्लीकेशन मनी के हिसाब से। इस केस में मैं आपको अलॉटमेंट की एंट्री भी बना के दिखा देती हूँ। 10,000 शेयर अलॉटमेंट मनी के हिसाब से 3,
एंट्री वही है सेम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। यहाँ पे हमने 30,000 पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि 30,000 हमें मिलेंगे। फिर जो बैंक अकाउंट यानी कि कितना पैसा हमें मिला उसमें हम शो करेंगे कि 30,000 मिलना चाहिए था बट 10,000 हम उसको एडजस्ट कर चुके हैं। 30,000 मिलना चाहिए था बट 10,000 हमारे पास पहले ही आ चुके हैं इसलिए हम इसको लेस कर देंगे और इसमें हमें 20,000 रुपीज हमारे पास अलॉटमेंट में आएगा। ये हमारा केस नंबर 2। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ, कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 एंड केस 2। तो इसमें हम लेके चलते हैं जो 2,000 एक्स्ट्रा शेयर है उसमें से 1,000 को हम रिफंड कर देंगे और 1,000 को हम फर्दर एडजस्ट कर देंगे। पहली एंट्री तो सेम बनेगी 12,000 का एप्लीकेशन मनी के हिसाब से 60,000 पहले तो आपके पास 60,000 रिसीव होने की एंट्री आ गई। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट यानी कि 60,000 आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है और शेयर कैपिटल में से वही 10,000 जितना इशू करे उतना आएगा। बाकी का जो है 1,000 को आपको रिफंड करना है और 1,000 शेयर्स को आपको फर्दर एडजस्ट करना है। तो पहले एडजस्ट करने की बना लेते हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,000 शेयर का 5 के हिसाब से और जो 1,000 शेयर है उसको आपको रिफंड करना है। पैसा जा रहा है इसलिए टू बैंक को क्रेडिट। सेकेंड एंट्री है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 का अलॉटमेंट मनी 3 के हिसाब से 30,000 रुपीज आपके पास आना चाहिए, लेकिन कुछ आपने वापस कर दिया और कुछ आपने फर्दर एडजस्ट कर दिया। आना चाहिए था 30,000 लेकिन अलॉटमेंट में आपने 5,000 एडजस्ट किया है इसलिए आपको 30 में से आप 5,000 को लेस करेंगे यानी कि अब आपके पास आएगा 25,000। तो ये था आपका केस नंबर 3। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज आपका सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम इसके बारे में सीखेंगे क्या होता है और हम इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट और ये सब अभी समझेंगे। इससे पहले समझ लेते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है हर साल के एंड में। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं जैसे कि कितना फर्म को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो अभी देखते हैं जैसे हमारे दो पार्टनर हैं A और B। तो इनकी अभी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। अगर दिया हुआ होगा क्वेश्चन में ठीक है, तो इनका हम प्रॉफिट बांटेंगे इक्वली 1:1 में। तो इस हिसाब से जैसे फर्म में नेट प्रॉफिट आ गया, फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट है हमारा 2 लाख रुपये। तो ये है हमारा नेट प्रॉफिट फर्म का। तो फर्म में खर्चे भी हुए होंगे, जैसे हमने किसी को ए को सैलरी दी, हमने कमीशन और रिजर्व होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस हिसाब से देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा कमीशन हो गया 10,000 रुपये का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 20,000 रुपये और रिजर्व है हमारा 20,000 रुपये का। तो ये हमारा 60,000 रुपये का एक्सपेंस आ गया। तो ये सब हम डेबिट साइड में लिखेंगे और इसके बाद क्रेडिट साइड में आएगा हमारा नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपये। तो फिर हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये होता है जब पार्टनर हमसे कोई मतलब फर्म से पैसा उधार लेता है तो उस पर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 1,400, ए को 1,400 और बी को 1,600। तो ये 3,000 रुपये हो गया। तो 2,03,000 तो हमारा टोटल आ गया है 2,03,000 रुपये। ये है फर्म का नेट प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली ये वाली साइड छोटी आएगी मतलब, तो इसमें प्रॉफिट आया, इनका टोटल आया 60,000 रुपये। तो 2,03,000 रुपये में से हम 60,000 रुपये माइनस कर देंगे तो आएगा 1,43,000।
तो इसको हम 1:1 में डिवाइड कर देंगे। जो प्रॉफिट होगा ये है प्रॉफिट और ये एक्सपेंस माइनस करके 143 बचा है, तो हमने ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया 71,500। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको समझ आया होगा। टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है और समझने के लिए सब कुछ है मतलब इसमें। थैंक यू। Hi guys, welcome back. Today we will learn about guarantee of a profit. जैसे हमारे पास 3 पार्टनर हैं A, B और C, और इनकी रेशियो है 3:1। C को हमने गारंटी दी 10,000 की, और फर्म का प्रॉफिट है 24,000। अब हम जो फर्म का प्रॉफिट है इन्हें हम तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे। तो 3/6 इंटू 24, फिर ऐसी 2/6 इंटू 24, 1/6 इंटू 24। हमेशा हम बेस में इन तीनों को ऐड करके लेंगे, तो इन तीनों को ऐड करके 6 आ गया। फिर इसको सॉल्व करके 12,000, इसको सॉल्व करके 8,000, और इसको सॉल्व करके 4,000। जैसे हमारे C की गारंटी है 10,000 पर इसकी आ रही है 4,000, तो इसे 6,000 की शॉर्टेज है। अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि A B मतलब A या B करेगी, सर क्या? Hi guys, welcome back. Today we will learn about guarantee of a profit. जैसे हमारे पास 3 पार्टनर हैं A, B और C, और इनकी रेशियो है 3:1। C को हमने गारंटी दी 10,000 की, और फर्म का प्रॉफिट है 24,000। अब हम जो फर्म का प्रॉफिट है इन्हें हम तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे। तो 3/6 इंटू 24, फिर ऐसी 2/6 इंटू 24, 1/6 इंटू 24। हमेशा हम बेस में इन तीनों को ऐड करके लेंगे, तो इन तीनों को ऐड करके 6 आ गया। फिर इसको सॉल्व करके 12,000, इसको सॉल्व करके 8,000, और इसको सॉल्व करके 4,000। जैसे हमारे C की गारंटी है 10,000 पर इसकी आ रही है 4,000, तो इसे 6,000 की शॉर्टेज है।
अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ कि कौन फुलफिल करेगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो करेंगे, और सेम रेशियो में अगर गिवन होगा कि ए करेगी और बी करेगी तो वो उस हिसाब से सॉल्व होगा क्वेश्चन। फिर जैसे इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो ए और बी ही शॉर्टेज को फुलफिल करेंगे, और जो रेशियो है उसी में 3:2 में शॉर्टेज कितनी की 6000 की, तो 6000 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 36,000, और बी को इसे सॉल्व करके आए हैं 2400। 36,000 ए में से लेस हो जाएंगे, सॉरी 36,000 नहीं 3600 ए में से लेस हो जाएंगे, और 2400 बी में से लेस हो जाएंगे। माइनस करके आ रहा है हमारा इसमें 8400 इसे माइनस करके आ रहा है हमारा 8400, और इसे माइनस करके आ रहा है 5600, फिर दे रहा है 3600 और बी दे रहा है 2400, तो इनको ऐड करके आ गया 10,000। सी की डेफिशिएंसी पूरी हो गई, जैसे यहाँ 10,000 है तो यहाँ भी 10,000 आ गया। थैंक यू। हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इश्यूज ऑफ शेयर की। जो कंपनी है वो शेयर्स अपने कैसे कैसे इशू करती है मार्केट में। तो इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। जैसे कोई कंपनी है वो अपने शेयर इश्यूज अपने वो मार्केट में कर रही है तो उसकी फेस वैल्यू 10 है। अगर किसी भी कंपनी का शेयर जो है वो 10 में ही जा रहा है तो वो पार है, मतलब उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है और जो शेयर्स है वो 10 में जा रहा है तो वो पार हुआ। और 10 का शेयर अगर 12 में जा रहा है तो वो प्रीमियम हुआ, और 10 का शेयर अगर 8 में जा रहा है तो वो डिस्काउंट हुआ। और जो डिस्काउंट है वो हमारा सिलेबस में नहीं है 2013 से, तो बस हम अभी इसकी पार और प्रीमियम। प्रीमियम में शेयर तब जाता है कि जब किसी भी कंपनी की गुडविल जो बहुत ही अच्छी होती है और लोग मतलब 10 की जगह उसको 12 में भी लेने के लिए मतलब तैयार रहते हैं। डिस्काउंट में क्या होता है कि जो जैसे 10 रुपये फेस वैल्यू है और वो 8 में जा रहा है, डिस्काउंट में क्या होता है कि पर शेयर में जो 2 रुपये हैं वो डूब जाते हैं, तो इसलिए डिस्काउंट भी हम नहीं करेंगे। डिस्काउंट हम डिबेंचर में सीखेंगे क्योंकि डिबेंचर में ये होता है। तो बस हम अभी खाली पार और प्रीमियम की जर्नल्स ही सीखेंगे। तो मैंने भी क्वेश्चन दिया पार का, XYZ लिमिटेड इशू 1000 शेयर एक्ट 10 कि जो XYZ लिमिटेड है उसने 1000 शेयर को इशू करा है 10 रुपीज़ में, जिसमें से 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में 3 रुपीज़, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 2 रुपीज़। तो अभी हम इसकी जर्नल्स बनाएंगे। मैंने जर्नल्स बना दी हैं, जिसमें से होती है एप्लीकेशन में होती है पहले रिसीप्ट की, फिर ड्यू की। रिसीप्ट की होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें आएगा 1000 इंटू एप्लीकेशन का जितने रुपीज़ है 3 रुपीज़ है तो यहाँ पे आएगा 3, और सी में ये नीचे आ जाएगा ड्यू में। ऐसे हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 की, जैसे अलॉटमेंट है तो उसमें 2 की हो जाएगी, फर्स्ट कॉल में 3 की और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 2 की। तब इसके बाद हम करेंगे प्रीमियम की जर्नल। बनती है हमारी रिसीप्ट की, फिर ड्यू की, जिसमें होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और 1000 रुपीज़ की, और उसमें एप्लीकेशन का ₹3 था तो हमने 1000 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो इसमें आ गया 3000। और फिर उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में क्या होता है कि इन तीनों में पहले हमारी ड्यू की बनती है फिर रिसीप्ट की। ड्यू की क्यों? क्योंकि जो कंपनी वाले होंगे वो पहले आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि आपने अब हमें अलॉटमेंट का पैसा पे करना है, तो इसलिए वो पहले ड्यू में होती है, और जब हमारे पास आ जाती है तो फिर हमारी रिसीप्ट की एंट्री हो जाती है।
तो अब मैंने इसमें लिया है प्रीमियम का केस, वो भी सेम है, XY लिमिटेड इशू 10,000 शेयर एट इतना, बट इसमें क्या है, सॉरी मैंने इसमें 10,000 बोला, इसमें 1,000 है, जिसमें क्या एप्लीकेशन में वही सेम है, 3 अलॉटमेंट में चेंज है, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट में क्या है 2 रुपीज़ जो है अलॉटमेंट के और 3 रुपीज़ जो है इसमें प्रीमियम के हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें प्रीमियम में जो है वो ज़्यादा में जाता है। तो इसमें भी सेम वैसी सारी एंट्रीज बनेगी, बट इसमें अलॉटमेंट में चेंज होएगा कि कहते हैं इसमें पहले बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो सेम कहते हैं पार वाली है, बट इसमें एक चेंज आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है, जो पब्लिक है, वो हमें क्या देती है 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा में देती है, तो इसलिए वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम लिखेंगे। इसमें क्या होगा 10,000 इंटू 2 जो अलॉटमेंट का है और 3 रुपीज़ वो जो हमारा प्रीमियम का है, तो हम इसमें लिखेंगे 10,000 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2,000 और 10,000 इंटू 3 जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है जो 3,000 और इसमें है 5,000। तो अब इसकी रिसीव की एंट्री जो बनेगी वो बस इतनी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5,000, बाकी जो पूरी एंट्रीज है वो सेम है। थैंक यू। टीचर तो बहुत मिले पर आप जैसे टीचर बहुत कम मिले। माय डियर फेवरेट टीचर, आई होप आपको हमेशा खुशियां मिले, कभी ना गम मिले। आई प्रे फॉर योर हेल्थ, फॉर योर लॉन्ग लाइफ एंड आई होप कि आफ्टर स्टडीज भी हमारा बॉन्ड स्ट्रांग बना रहे। आपने किताबों से ज्यादा जिंदगी को पढ़ाया है, आपने समझाया हमें फिर जाकर समझाया है। आपकी बातचीत बता देती है कि आप कितने काइंड हैं, जितना खूबसूरत दिल है उतनी प्यारी स्माइल है। हम कोई नहीं होते आपको कॉम्प्लीमेंट देने वाले, पर दिल से कुछ लाइंस आपके लिए डेडिकेटेड है। किताबों से भरे बस्ते से लेकर जिंदगी के तमाम रास्तों तक एक ज्ञान काम आता है, एक सलीका काम आता है, जिंदगी जीने का तरीका काम आता है। जो तमाम पुस्तकें ना दे पाए, जो हजारों किताबें ना समझा पाए, वो आपने हमें सिखाया है, इस बात के लिए शुक्रिया। शुक्रिया प्यारे लहजे के लिए और साथ के लिए शुक्रिया, जो सर पर सदा मिला हमें उस हाथ के लिए शुक्रिया। माय डियर फेवरेट टीचर, हर बात के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर।